हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हमने पिछली वीडियो के अंदर क्या डिस्कस किया? हमने पढ़ा चुंबकीय क्षेत्र एवं क्षेत्र रेखाएं। यानी चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होता है। हमने ये देखा कि कोई मैग्नेट लिया, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उस मैग्नेट का, उस चुंबक का, उस छड़ का क्या रहता है, प्रभाव रहता है। हमने उसका प्रभाव पढ़ा, यानी उसका क्या रहता है, फील्ड रहता है, उसका एक क्षेत्र होता है जहाँ तक वह किसी वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर सकता है। यानी आकर्षण का गुण रखता है और प्रतिकर्षण का गुण रखता है। अगर मैं कह दूं कि मेरे पास एक चुंबक है जिसका एक सिरा N है और दूसरा N S और S N है, अगर N के पास अगर हम N को लेके आते हैं तो वो उसको प्रतिकर्षित करता है, और S के पास S को लेके आते तो उसको वो प्रतिकर्षित करता है। यानी सेम नॉर्थ को दूसरे सेम नॉर्थ को पास लेके आते हैं तो वो उसको प्रतिकर्षित करता है, रिफ्लेक्शन करता है। और अगर हम किसी N के पास S को ले आते हैं तो वो उसको अट्रैक्शन करता है, नहीं उसका क्या करता है, वो आकर्षण करता है। ये बात है। ये पढ़ा। इसके बाद हमने क्षेत्र रेखाएं पढ़ी। क्षेत्र रेखाओं का मतलब क्या होता है? मैंने ये कहा कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, मैंने कहा कि कोई मैग्नेट है, उसके चारों ओर का क्षेत्र, यानी जो किसी वस्तु को खींचता है, यानी मैग्नेट से निकलने वाली जो रेखाएं हैं जो किसी वस्तु को खींचने का काम करती है, वो रेखाएं होती है ना, वो होती है हमारी क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, वो क्षेत्र रेखाएं हो गई, और वो क्या करती है, किसी वस्तु को खींचती है, और ये रेखाएं काल्पनिक होती है, ये भी बता दिया। फिर हमने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पढ़ा था, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा था, इंडक्शन। उसमें क्या होता है, कुंडली के पास अगर किसी कुंडली से धारामापी को जोड़कर हम किसी चुंबक को उसके पास लेके आए तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, उसमें धाराएं उत्पन्न होती है। उन धाराओं को और कुंडली के चुंबक के सापेक्ष गति के कारण जो उत्पन्न होने वाली विद्युत प्रभावी इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न होता है, उसे हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण कह दिया। और फ्लक्स मैंने बढ़ा दिया, फाई बराबर बी डॉट ए होता है, यानी एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल में कितना फ्लक्स गुजर रहा है, कितना चुंबकीय क्षेत्र गुजर रहा है। तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर। जनरेटर क्या होता है? जनरेटर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा जनित्र, आपने पढ़ा है जनित्र। इसका नाम होता है जनरेटर, लेकिन इसे बोला जाता है हिंदी में जनित्र। ओके, ये होती है जनित्र। इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा जनित, इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर क्या होता है? अब देखिए, इसे पढ़ने से पहले एक चीज पढ़नी पड़ती है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है। ये थोड़ा अलग टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, बात करते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? अगर आप ये देखते हो कि कोई वस्तु स्थिर है और उसके ऊपर बल लगाने के बाद वो वस्तु क्या होती है, गतिमान हो जाती है। कहने का मतलब ये वस्तु स्थिर है, जैसे यहाँ पड़ी है, ये डस्टर है मेरे पास, ये यहाँ पड़ा है। अब ये क्या स्थिर है, तो स्थिर है तो उसके पास एक स्थितिज ऊर्जा होगी, और जब इसके ऊपर थोड़ा बल लगा दिए तो ये अपने स्थान से थोड़ा खिसक जाती है। तो खिसकने के कारण यहाँ से यहाँ गई, तो इसने यहाँ से यहाँ क्या किया, कार्य किया, यानी यहाँ से यहाँ जाने में क्या की, दूरी तय की, और यहाँ से यहाँ चली गई तो उसने क्या किया, गति की। तो इसके पास एक गतिज ऊर्जा होती है। अगर किसी वस्तु के पास दो ऊर्जाएं होती है, एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा कौन सी होती है, देखते हैं। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। एक होती है स्थितिज ऊर्जा और एक होती है गतिज ऊर्जा। अब इन दोनों के योग को हमें क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। इन दोनों के योग को या इन दोनों में किया गया कार्य हमारा क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखते हैं इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए, ये बांध है, ये क्या है, बांध है। अब इस बांध के पास यहाँ पर क्या इकट्ठा हो रहा है दोस्तों, पानी इकट्ठा हो रहा है। ये कौन है, पानी है।
ये क्या है, यहाँ पर इकट्ठा है, यानी पीछे से जो पानी आ रहा है वो इस बांध के कारण, इस दीवार के कारण रुका हुआ है। अब क्या हो कि यहाँ की जो एनर्जी है, जो यहाँ की ऊर्जा है, वो पानी को क्या कर रही है, स्थिर रख रही है। यानी यहाँ पर कौन सी ऊर्जा मिलेगी, स्थितिज। स्थितिज का मतलब स्थिर ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। ये इसके पास क्या है, इसको स्थिर रख रही है, यानी स्थिर रख रही है तो मतलब इसके पास स्थितिज ऊर्जा है। अब मैंने क्या किया, इस बांध का गेट एक खोल दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे गेट लगे होते हैं। अब मैंने क्या कहा, एक गेट को खोला। मैंने क्या कहा, यहाँ पर एक गेट को खोला, यहाँ पर एक थोड़ा सा छेद कर दिया। मान लीजिए यहाँ पर एक गेट को खोला या छोटा सा छेद कर दो। अब छेद करेंगे तो यहाँ का जितना भी पानी है वो क्या होता है, यहाँ ऊर्जा स्थितिज थी, यहाँ ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा थी। अब यहाँ से पानी क्या होगा, बाहर आएगा। यानी यहाँ से पानी क्या होता है, तेजी से बाहर आता है। तो पानी बाहर आया तो पानी ने क्या किया, कार्य किया। पानी ने क्या की, गति की। पानी यहाँ से यहाँ चला गया तो उसने क्या की, गति की। तो इस गति को कहते हैं गतिज ऊर्जा। यहाँ की ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी होती है। अब यहाँ की ऊर्जा क्या होती है, कि काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हमें क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रत्येक वस्तु में दो ऊर्जाएं पाई जाती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, दोनों पाई जाती है। ये बात है। अब देखिए, मुझे क्या उत्पन्न करनी है, विद्युत। मुझे क्या उत्पन्न करनी है, विद्युत। अब मुझे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करनी है। कौन से काम से, इन दोनों से मुझे इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अगर हम अब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, विद्युत धारा जनित, इसमें क्या होगा, इसमें सेम यही काम होगा कि हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रिक को प्रवाह करेंगे, इलेक्ट्रिक को उत्पन्न करेंगे। तो कैसे, अब अगर यहाँ पर एक टरबाइन रख दिया जाता है। टरबाइन यानी जैसे एक बॉल है, इस बॉल के चारों आप ब्लेड होती है, ब्लेड को अंदर डाल दीजिए और उसके बाद इसका कनेक्शन किसी तार के द्वारा किसी बल्ब से कर दीजिए। जैसे जैसे ये घूमेगा तो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त होती है। लेकिन इस प्रकार की प्रक्रिया को हम अच्छे तरीके से आगे पढ़ेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी बांधों के द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर एक टरबाइन रख दिया। अब टरबाइन के ऊपर ये पानी पड़ेगा, तेजी से पड़ेगा, यानी बांध के द्वारा जो पानी आता है वो बहुत तेज पड़ता है। यानी उसकी एनर्जी यहाँ पर तो जीरो थी, यहाँ आने के बाद उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये टरबाइन के ऊपर रखा जाए। टरबाइन छोटा तो होता नहीं है, टरबाइन बहुत बड़े होते हैं। तो उनके ऊपर रखेंगे तो हमें कौन उत्पन्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिक उत्पन्न, इलेक्ट्रिसिटी हमें उत्पन्न हो जाएगी। हमें क्या उत्पन्न हो जाएगी, विद्युत उत्पन्न हो जाएगी। हमें विद्युत उत्पन्न हो जाती है और इसी के द्वारा जो विद्युत है वो हमारे घरों तक पहुँचती है। अब ये बात हो गई, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग से हम क्या उत्पन्न करेंगे, विद्युत उत्पन्न करेंगे। वही काम हमारा जनरेटर में होता है, जनित्र में। अब देखते हैं कैसे होता है। अब विद्युत धारा जनित्र, मैंने कहा था कि एक बात आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी कि एसी जनित्र यानी एसी वोल्टता और डीसी वोल्टता क्या होती है, यानी एसी करंट कौन होता है और डीसी करंट कौन होता है। अब देखिए, पहली बात आती है डीसी की, डायरेक्ट करंट। क्या होता है, जैसे मैंने कह दिया ट्रांसमीटर है हमारा, उसमें जो एनर्जी होती है, जिसमें करंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है, बहुत ज़्यादा पावर का होता है। अब वो पावर का करंट हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है, जितना पावर यहाँ तक था। जैसे ये ट्रांसमीटर है, ये क्या है, ट्रांसमीटर है। अब यहाँ से हमारा घर ये रहा, हमारा घर ये रहा। अब यहाँ से जब यहाँ आएगा तो वो करंट क्या होता है, डीसी होता है। मतलब यहाँ अगर 1000 वोल्ट है तो यहाँ भी आते तक वो 1000 वोल्ट ही होगा दोस्तों। यहाँ पर 500 वोल्ट है तो यहाँ 500 वोल्ट, 600 है तो 600। जितना वोल्ट ट्रांसमीटर में होता है वो वहाँ से घरों तक आने के लिए उतना ही प्रवाहित होता है। यहाँ वोल्ट कितना हो गया, 1000। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कह दूं कि 1 मिनट में कह दिया कि 1 मिनट में अगर करंट ट्रांसमीटर छोड़ो, आप ये कह दो कि 1 मिनट में करंट कितना उत्पन्न हुआ, 220 वोल्ट का उत्पन्न हुआ।
ठीक है, मैंने कह दिया 1 मिनट में 220 है, तो दूसरे यानी अगले 1 मिनट में यानी 2 मिनट में करंट कितना होगा, 220 होगा। 3 मिनट में करंट कितना होगा, 220 होगा। यानी करंट का मान यानी धारा का मान समय के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ये बात है, यानी एक समय पर सेम करंट यानी 220, दूसरे समय पर भी सेम, तीसरे पर भी सेम। इसलिए कहते हैं कि घरों के पास जो बिजली की लाइनें होती हैं, तारें होती हैं, उसको हाथ नहीं लगाया जाता, कि उसमें जो पावर होती है वो बहुत हाई लेवल की होती है, जिससे हमें शॉक लग सकता है। इसी प्रकार मैंने कह दिया कि सेम करंट 1000 वहाँ है, तो 1000 तक घर तक आने के लिए वो 1000 ही रहेगा। तो इसका ग्राफ देखा जाए तो एक ग्राफ तो ये होता है समय के साथ नियत, नहीं 1 सेकंड पर वो इतना निकलता है, दूसरे मिनट पर इतना ही निकलता है, तीसरे पर भी इतना, जब तक हमारे घरों तक वो पहुंचता है। उसका करंट का वैल्यू सेम होती है। लेकिन दूसरा ग्राफ देखा जाए वो निकलता है ऐसे, यानी इसकी जो वैल्यू निकलती है दोस्तों, इस बात पे गौर करना, हम जब डीसी को पढ़ रहे हैं तो इसमें जो ग्राफ आता है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी ग्राफ कभी नेगेटिव में नहीं जाता, वो ओनली फॉर पॉजिटिव में जाता है। ऐसे आया ऐसे गया पॉजिटिव, तो मतलब यहाँ पॉजिटिव, यहाँ से वापस वो पॉजिटिव में जाता है, यहाँ से वापस वो पॉजिटिव में जाता है। ये बातें समझने के लिए इन डीसी करंट क्या होता है, सेम होता है, समय के साथ इसकी वैल्यू सेम होती है जब तक हमारे घरों में नहीं पहुँचता। अब मैं कह दूँ हाउस के बाद यानी हमारे घर में आया, तो घर के बाद वो करंट किस में जाएगा, एसी में जाएगा। मान लिए यहाँ पर मेरे पास एक बल्ब है, यहाँ मेरे पास एक बल्ब है, उसको मुझे ऑन करना है। अब 1000 वोल्ट आया, अगर इस बल्ब को 1000 दे दूँ तो क्या होगा, ब्लास्ट, धमाका होगा। तो ये इस बल्ब को क्या होता है, खतरा होता है। क्यों, क्योंकि इसकी क्षमता इतनी नहीं है कि वो इस 1000 वोल्ट को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, यानी आकर्षित कर सकता है। इसीलिए घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एसी करंट होती है, यानी एसी प्रवाहित होती है। ओके, अब घरों के अंदर हमें क्या पता होता है कि वो बदलता कैसे है। मैंने कहा था कि अगर कोई परिपथ है उसको कम चाहिए तो उसमें प्रतिरोधक लगा दिया जाता है, जिसमें वो करंट को क्या करता है, धीरे धीरे परिवर्तित कर देता है। वो उस करंट को क्या कर देता है, धीरे धीरे परिवर्तित कर देता है। जो हमारी जितने भी बल्ब हैं उनको जितनी एनर्जी चाहिए वो उतनी एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर देता है। इसीलिए घरों में एसी करंट आता है। अब एसी का ग्राफ देखा जाए, ये बातें आपको याद रखनी है जो मैंने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। ये हम इस टॉपिक में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे कितना प्रवाहित होता है। अब देखिए बात करते हैं एसी करंट की। अब एसी में मैंने कहा, ग्राफ मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कैसे प्रवाहित होता है कि 1 सेकंड में हमारी बल्ब को 50 बार अप होना चाहिए और 50 बार डाउन होना चाहिए। अप व डाउन होगा तभी हमारा बल्ब ऑन होगा, यानी 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, यानी 50 हर्ट्ज की हमें आवृत्ति प्राप्त होनी चाहिए, तब जाकर हमारा जो बल्ब होता है वो ऑन होता है। ओके, इसी प्रकार से इसको देखते हैं। अब देखिए 0 पर है, यानी एक बार वो पॉजिटिव जाता है और एक बार वो नेगेटिव जाता है, यानी 1 हर्ट्ज की यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त होगी। और इसी प्रकार ये कितना होना चाहिए, 50 बार होना चाहिए, तब जाकर हमारा बल्ब क्या होता है दोस्तों, ऑन होता है। बल्ब को कितनी चाहिए, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति आवश्यक होती है। इस प्रकार से हमें याद रखना है कि एसी का जो करंट होता है, एसी का जो ग्राफ होता है वो एक बार प्लस में जाता है और दूसरी बार नेगेटिव में जाता है। यानी एक बार वो पॉजिटिव घूमता है और एक बार वो नेगेटिव घूमता है। मतलब एक बार ऐसे घूमेगा, यानी ऐसे घूमेगा और एक बार ऐसे घूमेगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। याद रखना है आपको ये चीज़ें। अब देखिए इतनी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब आपको ये टॉपिक पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, विद्युत धारा जनित्र। अब देखिए विद्युत धारा जनित्र करता क्या है दोस्तों, ये करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने के लिए। मटेरियल एनर्जी जो होती है उसको ये इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी विद्युत ऊर्जा में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, यानी बदल देता। अब कैसे बदलता है इसके बारे में भी हम अब चर्चा करते हैं। अब देखिए, अब यांत्रिक ऊर्जा देखकर हम उसको क्या करते हैं, घूर्णन कराते हैं। किसी प्रेरित उस मोटर के अंदर, हम जनरेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा देकर उसको घुमाते हैं, इसको घूर्णन कराते हैं, तो हमें कौन सी ऊर्जा मिलती है, विद्युत चुंबकीय ऊर्जा
प्राप्त होती है। तो यह कौन से सिद्धांत पे कार्य करता है? हमारा विद्युत धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? बात करते हैं विद्युत धारा जनित्र। आपने परिभाषा लिख ली होगी कि यह एक ऐसी युक्ति होती है जो चुंबकीय क्षेत्र में रखे कुंडली को यांत्रिक ऊर्जा देकर घूर्णन करवाया जाए तो यह हमें इलेक्ट्रिक एनर्जी प्राप्त कर देती है। ठीक है, यानी यांत्रिक ऊर्जा देकर, यांत्रिक ऊर्जा से हमें क्या मिलती है? विद्युत ऊर्जा मिलती है। ये बात आती है हमारी विद्युत धारा जनित्र की। अब ये सिद्धांत लिखना चाहो दोस्तों तो लिख लीजिए, सिद्धांत कौन से पे कार्य करता है। इंपॉर्टेंट बात है ये कि सिद्धांत कौन सा काम होता है इसमें। इलेक्ट्रिक मैग्नेट इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सिद्धांत लिख लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। मतलब क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का? मैंने बताया था कि अगर किसी कुंडली को धारा मापे गैल्वेनोमीटर से जोड़ने के बाद उसके पास अगर कुंडली को चुंबक को लाया जाता है तो उसमें धारा उत्पन्न होती है। और वो कितनी उत्पन्न होती है? अगर उसको दूर लेके जाएंगे तो कम होगी, पास लेके आएंगे तो और कम वो हो जाएगी। ये बात है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। वही काम इसमें होता है। इसमें भी क्या होती है? कुंडली होती है, उसको हमें घुमाना पड़ता है। तो कितना घुमाएंगे कि इलेक्ट्रिक उत्पन्न हो जाए। तो ये जो विद्युत धारा जनित्र होता है दोस्तों, वो दो प्रकार का होता है। पहला पढ़ेंगे, ये आपने लिख लिया होगा। इसके बाद आपको सिर्फ एक नंबर बात लगानी है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। इंग्लिश में लिखा जाए तो एसी जनरेटर, विद्युत धारा जनित्र, जिसे एसी जनरेटर कहा जाता। अब देखिए दोस्तों, कहा जाए कि एसी का उपयोग कहाँ होता है। कहा जाता है कि एसी का उपयोग कहाँ होता है। आप जैसे शादी विवाह में जाते हो, आपने ये देखा होगा कि लाइट आ रही है। क्या आ रही है? लाइट आ रही है। अगर बाय द वे लाइट चली जाए तो क्या होता है? अंधेरा होता है। बात सीधी सी है। तो अगर शादी विवाहों के समय में जो काम आने वाली जो युक्ति है, काम आने वाली जो उपकरण है, तो वो कौन होता है? हमारा एसी जनरेटर होता है। इसका काम क्या होता है? लाइट चली जाने के बाद जब हम इसमें कोई डीजल डालते हैं और उसके बाद जनरेटर को घुमाया जाए तो उसमें धारा उत्पन्न होती है, इसमें करंट वो इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है। तो इलेक्ट्रिक कौन कहाँ पहुँचते हैं? हमारे लाइटों में पहुँचती है, आपको पता ही होगा। तो अब देखिए, शादी विवाहों के समय ऐसी उपयोग में क्यों ली जाती है? मैंने कहा कि शादी विवाहों के समय में हम जो बल्ब लगाते हैं, लाइटें लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं? निश्चित आवृत्ति के लगाते हैं। उनमें जितनी आवृत्ति चाहिए उतनी में हमें कन्वर्ट करके देनी पड़ेगी। तो एसी लगाया जाता है क्योंकि एक बार धारा का मान प्लस पहुंच जाता है, एक बार नेगेटिव पहुंच जाता है, तो एक फ्रीक्वेंसी हो गई। तो वो उसको एक सेकंड में 50 बार घुमाएंगे, यानी 50 बार पॉजिटिव और 50 बार नेगेटिव जानी चाहिए, तब जाकर हमें एसी प्राप्त होती है। और अगर मैंने कह दिया कि कोई लाइटें हैं उनमें छोटे छोटे लगाए जाते हैं, जब हम दिवाली पे लाइटें लगाते हैं उनमें क्या छोटे छोटे बल्ब होते हैं, उनकी आवृत्ति बहुत कम होती है। एसी लगाएंगे तो वो उनको कन्वर्ट करके जितनी उसकी आवश्यकता है उतने में उसको कन्वर्ट करके वो दे देता है। तो ये हमारी ऑन हो जाती है। मतलब सिर्फ इतनी सी। अब देखिए कि अपने घरों में उपकरण देखे होंगे, जैसे बल्ब, पंखा, इस्त्री, मोटर, फ्रिज इत्यादि आपने प्रत्यावर्ती स्रोत चलते हुए देखे होंगे। अब देखिए, लाइट डेकोरेशन को चालू करने के लिए हम हॉल या गार्डन के बाहर डीजल से चलने वाले युक्ति रखते हैं, जिसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। ये बात जो कह रहा है वो सेम है। कहने का मतलब, अगर हम शादी विवाह में देखते हैं, हॉल में या फिर गार्डन के अंदर हम देखेंगे एक बड़ा सा लगाया जाता है पंप, उपकरण लगाया जाता है। तो उस उपकरण में क्या होता है, उसके अंदर अगर हम डीजल डालें, हम क्या डालते हैं दोस्तों, बात गौर करना, डीजल डालने के बाद हम जैसे उसमें डीजल डालते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उस
घुमाना पड़ेगा उसको, उसमें डाला जाता है उपकरण जिसके द्वारा जनरेटर को जैसे हम घुमाएंगे, हमने क्या लगाया, बल लगाया, तो बल लगाने के बाद उसमें कुंडली क्या होती है, घूमने लग जाती है। बात गौर करना, कुंडली पढ़ेंगे अभी, कुंडली क्या होती है, डोंट वरी, बात को समझो। क्या घुमाया, घुमाने के बाद वो उत्पन्न होती है जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा स्टूडेंट्स, क्या कि यांत्रिक ऊर्जा देखकर हम किसी को क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या, स्थितिज प्लस गतिज, कैसे, चलिए देखते हैं। अब देखिए, डीजल आपने डाला, डीजल डालते क्या वो शुरू हो जाता है, नहीं होता। कभी कभी तो कोई बटन दबाते हैं तब हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है। क्या हो कि बल्ब को जगाने के लिए हमें ऊर्जा लगानी पड़े तो बल्ब ऑन होता है, ये बात है। लेकिन जब जनरेटर को ऑन करते हैं तो क्या करते हैं, हमने क्या किया, उपकरण लेके आए, उस उपकरण को, जैसे ये उपकरण है, इस उपकरण को उस मोटर के अंदर या फिर उस जनरेटर के अंदर हम उसको फिट करते हैं। फिट करने के बाद अब जब इसको फिट करेंगे तो उसमें क्या मिली, उसको स्थितिज ऊर्जा मिली। यानी जब उस उपकरण को हम मोटर के अंदर या जनरेटर के अंदर फिट करते हैं, कोई लंबी सी लकड़ी लेके आते हैं, कोई लोहे की रोड लेके आते हैं, उसको उसके अंदर लगाते हैं तो घुमाएंगे तब वो चलेगी, ठीक है। अब जब उसके अंदर लगाया तो उसके पास क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा थी। ऊर्जा होने के बाद हमने उसमें क्या लगाया, बल लगाया, यानी उसको स्थितिज ऊर्जा थी। अब ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है स्थितिज ऊर्जा। अब जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, कैसे, ऐसे घुमाऊंगा, जोर जोर से घुमाऊंगा तो ये भी क्या करता है, घूमेगा, तो अंदर वाली जो कुंडली होती है, रोड होती है, वो भी घूमने लग जाएगी। तो घूमते घूमते उसमें क्या होता है, धुआं उत्पन्न होता है, यानी वो कुंडली क्या होती है, घूमने लग जाती है। 1 सेकंड में कुंडली बहुत बार घूमेगी, उसके बाद हम उसको चलाकर छोड़ देते हैं तो यानी वो रोड अपने आप घूमने लग जाती है। यानी इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। कौन सी ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी उसको मिल जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योग को हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, मटेरियल एनर्जी कहते हैं। तो स्थितिज प्लस गतिज को कन्वर्ट करके हमने यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया, तो हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिक उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिक धारा उत्पन्न होती है। अब देखिए, अब बात करते हैं हमारी प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर के बारे में। जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, इसमें लिख लीजिए आप कि वास्तव में प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है, बदल देती है। यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है या विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देती है। ये अब प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं दोस्तों, इसके 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। कैसे, अब देखिए, 1 नंबर बात आती है दोस्तों क्षेत्र चुंबक की। 1 नंबर बात करेंगे हम, आप यहां लिख लीजिए साइड में, क्षेत्र चुंबक। 1 नंबर क्षेत्र चुंबक, मैग्नेट N सिरा और S सिरा। 2 नंबर बात करेंगे हम किसकी, आर्मेचर या कुंडली की, कुंडली। 3 नंबर आप लिख लीजिए कौन सी की, सर्पी वलय। 4 नंबर ले लीजिए ब्रश। अब देखिए ये क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है, पहले इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, क्षेत्र चुंबक क्या होता है, फील्ड मैग्नेट, यानी फील्ड कहते हैं क्षेत्र को, चुंबक को कहते हैं मैग्नेट। अब फील्ड मैग्नेट क्या होता है, अब आपने चुंबक को देखा होगा, सिरा N और दूसरा सिरा S। तो जनरेटर के अंदर भी क्या लगा होता है दोस्तों, चुंबक लगा होता है, जिसका एक सिरा N होता है और एक सिरा S होता है। इसके अंदर आपको लिखना क्या है, इसमें लिखिए कि यह एक अति शक्तिशाली नल के आकार का चुंबक होता है जिसे NS होता है और इसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। यह एक शक्तिशाली नल के आकार का क्या होता है, एक चुंबक होता है जिसे NS कहते हैं। इसे N और S से दर्शाया जाता है, जिसका आप इसी टॉपिक के अंदर इसमें 1 नंबर डालेंगे, क्षेत्र चुंबक, इसमें परिभाषा लिखेंगे और इसके बाद इसके आगे इसका साइन बनाएंगे, एक सिरा N और दूसरा सिरा S। ये इसको 2 चित्र बनाएंगे, N और सिरा S। इसे इस प्रकार से आप दर्शा दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, N और S। अब कुंडली के ऊपर बात करते हैं। कुंडली क्या होती है,
यह कच्चे लोहे की डोर पर लिपेटी गई, यानी कच्चे लोहे की रोड पर, लोहे की रोड ले लीजिए, उसके ऊपर क्या होती है, कुंडली को लिपेट दिया जाता है। लिपेटने पर उसमें विद्युत रोधी तांबे की कुंडली यानी ABCD को लगाया जाता है। यानी एक कुंडली होती है, यानी कोई लोहे की रोड लीजिए, उसके ऊपर तांबे की तारों को आप लिपेट दीजिए तो वो कोई एक प्रकार की कुंडली बन जाती है। तो इसका जो साइन है, इसको जब आप दर्शाएंगे तो इसे आप इस रूप में दर्शा सकते हैं। डायग्राम बना लीजिए दोस्तों इस रूप में। ये कुंडली होती है जिसे हम A, B, C और D दर्शाएंगे, या आप लिख लीजिए। 3 नंबर बात, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है? आपने देखा होगा कि यह क्या होता है, यह एक कुंडली के एक सिरे A और कुंडली के दूसरा सिरा हम D लेते हैं। एक सिरा D A और एक सिरा D, यानी यहाँ का ये जो सिरा और दूसरा सिरा है, ये इसके ऊपर एक वलय जोड़ दी जाती है। क्या जोड़ दी जाती है दोस्तों? एक वलय जोड़ दी जाती है। इस प्रकार की क्या जोड़ दी जाती है? एक वलय जोड़ दी जाती है। इसे कहते हैं सर्पी वलय। इसका आकार कुछ ऐसा होता है, इस प्रकार की इसकी आकृति होती है। मतलब जब ये कुंडली हमारी घूमती है तो उसके साथ साथ क्या घूमते हैं? ये घूमते हैं। यानी कौन घूमते हैं? सर्पी वलय घूमते हैं। कैसे? कुंडली हमारी ऐसे घूमी तो ये सिरा जो नीचे वाला है ये भी अपने साथ साथ क्या करता है? ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। एक बार प्लस घूमता है, एक बार नेगेटिव घूमता है। मैंने आपको बताया, आप वापस पढ़ेंगे कैसे घूमेगा। सर्पी वलय का काम क्या होता है? ये कुंडली के साथ साथ घूमने लग जाता है। घूमने के साथ साथ घूमते हैं, यानी वलय कुंडली के साथ साथ घूमते हैं। इसके अंदर लिखना है। उसके बाद देखो दोस्तों, ब्रुश। ब्रुश क्या होता है? ये कार्बन व किसी धातु की पतली पत्तियों से बने 2 ब्रुश होते हैं जिनका एक सिरा वलयों को स्पर्श करता है, शेष दूसरे सिरे वलयों की बाहरी परिपथ से संयोजित कर दिया जाता है। ब्रुश का मतलब क्या होता है? अब आप ये देखो, आप जब पेस्ट करते हो, टूथपेस्ट करते हो, तो इसकी जो ब्रश आती है ना, जिसे आप पेस्ट करते हो, जैसे ये है। अब इसका मतलब क्या है? अब जो ब्रुश आती है वो इसके ऊपर चिपकाई जाती है, इसके ऊपर लगाई जाती है। दोनों सिरों के ऊपर हमें एक ब्रुश लगानी होती है। कैसे? दोनों सिरों के ऊपर ब्रुश, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। मतलब यहाँ पर लगाएंगे, ये चिपकी नहीं होती है दोस्तों। जब ये घूमेगी, जब ये घूमती है, जैसे ये सर्पी वलय घूमेगा तो इसके साथ साथ ये नहीं घूमेगी, ये यहाँ स्थिर रहेगी। अगर आप एक बात गौर करो कि जैसे ये है ब्रुश, इसके साथ अगर मैंने मान लिया ये हमारा ब्रुश है, ये सर्पी वलय, जैसे जैसे ये घूम रहा है, देखो ये घूम रहा है, तो ये घूम रहा है क्या? गौर से देखना, ये नहीं घूम रहा। घूम रहा कौन है? ये सर्पी वलय घूम रहा है। तो ये इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों? टिका हुआ होता है। यानी इसके घूमने से इसके ऊपर जो करंट आएगा वो करंट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें। और इसके द्वारा जो कन्वर्ट हुआ करंट कहाँ उत्पन्न हो जाता है? कोई लोड के अंदर। यहाँ अगर हम कोई बल्ब लगाते हैं, क्या लगा दिया मैंने? यहाँ बल्ब लगा दिया, तो उसमें एनर्जी उत्पन्न हो जाती है। इतनी डायग्राम आई होप समझ में आ गया होगा। अब ढंग से हम इसको पढ़ते हैं, कैसे काम करता है और कैसे काम ये नहीं करता है। तो चलिए, आपने इतना लिख लिया। इसके बाद हमें क्या लिखना है? अब देखिए, एसी जनरेटर में 2 क्षेत्र चुंबक लगाएंगे। कैसे? N और S और N। अब देखिए, अब इसके अंदर कुंडी रख दी, A, B, C और D लगा दी। यहाँ में क्या लगाना है दोस्तों? सर्पी वलय। कैसे? देखते हैं। ये हमारे पास एक सर्पी वलय मैंने यहाँ लगा दिया। ये मेरा एक सर्पी वलय है जो मैंने यहाँ लगा दी है। एक सिरा होता है, एक तार निकलता है जो इन दोनों के बीचों से निकलता है। अब इसको किस प्रकार से घुमाएंगे ये भी देखते हैं। ये सर्पी वलय लगा दिया, जिसे S1 और दूसरे को कहते हैं S2। गौर से देखिएगा, S1 और S2 ये हमने लगा दिया। ओके दोस्तों, अब जैसे जैसे ये घूमेगा कैसे? इसकी कोई कंडीशन होती है, किस प्रकार घूमता है। अब ये घूमेगा। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं? एक ब्रुश लगाते हैं। क्या लगाते हैं? हम यहाँ क्या लगाते हैं? एक ब्रुश लगाते हैं। मान लिया ये ब्रुश है, ये एक ब्रुश है, ये हमने यहाँ लगा दी।
अब इससे एक क्या जोड़ते हैं दोस्तों, लोड जोड़ते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक बल्ब को लगा दिया, इस बल्ब को मैंने यहाँ लगा दिया, ये हमारा बल्ब है। ये हमारे B1 और B2 ब्रुश है, B1 और B2, S1 और S2 सर्पी वलय आ गए, ये कुंडली आ गई, ये क्षेत्र चुंबक आ गए। इसे आप क्षेत्र चुंबक लिख दीजिए। चित्र ढंग से बनाना दोस्तों। क्षेत्र चुंबक, ये क्षेत्र चुंबक, ये हमारी कुंडली जिसे आर्मेचर बोला जाता है, आर्मेचर, ये कुंडली हो गई। अब देखिए काम कैसे करता है। ये हमारे सर्पी वलय, ये हमारे ब्रुश हो गए। अब देखिए दोस्तों कैसे काम करता है हमारा विद्युत इलेक्ट्रिक करंट जनरेटर, देखते हैं। पहली बात तो ये याद रखनी है कि इस एसी का मान, यानी ये एसी जनरेटर है दोस्तों। कौन सा है, एसी है, तो इसमें एक बार धारा पॉजिटिव जाएगी, एक बार नेगेटिव जाएगी, इतनी आपको ध्यान रखनी है। ये भी हम उसमें अब निकालेंगे, कैसे निकलती है देखते हैं। अब मैंने ये कह दिया कुंडली ऐसे है, ये कौन से सिद्धांत पे कार्य करती है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करती है। करने के बाद अब उसमें हमने क्या कहा था, कुंडली को लिया था, जनित्र लगाया था, सॉरी कुंडली ली थी, उसके बाद धारामापी को लगाया तो उसके पास चुंबक को ले गए थे, तो वही काम है। अब देखिए जब हम ये नहीं लगाते, मान लिया मेरे पास यहाँ क्षेत्र चुंबक मेरे पास नहीं है, अब इसमें धारा प्रवाहित होगी क्या, गौर से देखिए स्टूडेंट साहब, धारा प्रवाहित होगी क्या, नहीं होगी, सीधी सी बात है। अगर हम अब इसके आगे क्षेत्र चुंबक लगा देते हैं, यानी N सिरा और एक सिरा हम S लगा देते हैं, अब देखिए धारा निकलेगी, जाहिर सी बात है धारा निकलेगी, एब्सोल्युटली, वेरी गुड। ये हमने धारा इसमें क्या होती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र इसमें उत्पन्न होता है। मैंने कहा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। N सिरा S सिरे आपस में घूमते हैं, मिलेंगे, N सिरे और S सिरे को लाएंगे, आकर्षित होंगे, अभी बताया था शुरू के अंदर, N और सिरे S सिरे को लेके आएंगे तो ये जुड़ते हैं। अब देखिए बात, जुड़ेंगे, अब मुझे निकालना है धारा। अब धारा कैसे प्रवाहित होगी ये बात करते हैं, चलिए लीजिए तैयार। अंगूठा बताएगा बल की दिशा को, अंगूठा बताएगा दोस्तों, गौर से देखना, बल की दिशा को। उंगली, ये उंगली किसको बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये बताएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये अंगुली बताएगी चुंबकीय क्षेत्र को, और ये बताएगी धारा की दिशा को, यानी ये धारा की दिशा को बताएगी, ये चुंबकीय क्षेत्र को, और ये बल की दिशा को बताएगी, हमें किधर इलेक्ट्रिक मिल रही है, धारा किधर प्रवाहित होगी, चुंबकीय क्षेत्र किधर प्रवाहित हो रहा है। तो अब देखिए बल के बीच और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितने एंगल होना चाहिए, 90। ये देखिए इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इसके बीच में बनने वाला कौन, 90। अब इसके बीच और इसके बीच देखिए कितना एंगल बन रहा है, ये 90 जा रहा है, ये इधर जा रहा है, यानी इसके लंबवत ये, तो इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब देखिए दोस्तों बल की दिशा इधर लग रही है, चलिए अब धारा देखिए, धारा सॉरी आप चुंबकीय क्षेत्र देखिए, इधर जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र, इधर किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, कैसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर जा रही है, चुंबकीय जा रहा है, हमें बल किधर मिल रहा है दोस्तों, बाहर की ओर, यानी इधर मिल रहा है, बाहर की ओर, यानी ये ऐसे है, होता है न कि ऐसे, चुंबकीय यानी यार की ओर बल मिला, धारा किधर मिली, ये अंगुली हमें किधर बता रही है, ऊपर की ओर बता रही है, धारा हमें किधर मिली स्टूडेंट्स, गौर से देखिएगा, इधर मिली। तो कुंडली कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी हमारी कुंडली, धारा इधर गई फिर इससे गई, तो ये ब्रुश इसके साथ साथ घूमने लग जाते हैं। क्यों घूमेंगे अभी बताते हैं, धारा इधर गई फिर ब्रुश के द्वारा इधर गई, वापस से B1 के थ्रू इधर से आएगी, वापस से यहाँ से पार हो जाएगी। एक बात आप गौर से कर लेना कि धारा एक बार किधर चली गई, प्लस की ओर चले गई। इसमें हम वापस से समझा देते हैं कि एक बार हमारा जो करंट है वो पॉजिटिव पहुँच गया, बात कर ली, डोंट वरी, एक बार पॉजिटिव पहुंच गया। अब मैंने ये कह दिया प्लस है, ऐसे था, अब चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है तो कुंडली को वो इधर खिसक के ले जाएगा। तो इसमें क्या होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, किसमें,
फ्लक्स में, यानी किसमें, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन होता है। या अगर कैसे रखें, मैंने बताया था कॉपी को मैंने ऐसे रखा था, एक बार कंडीशन ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, जैसे जैसे बदलोगे जितना चुंबकीय क्षेत्र पार होगा। अब ये ऐसे है तो एक बार धीरे धीरे ऐसे घूमेगा, ये कैसे, ऐसे ऐसे था धारा, ऐसे जा रही थी। देखिए गौर से देखना स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। पहले ऐसे देखिए, ऐसे गई, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे जा रही है धारा। अब ये ऐसे घूमने लग जाएगा, कैसे, ऐसे घूमने लग जाएगा। गौर से देखना स्टूडेंट्स, पहले ऐसे था, उसके बाद में वो ऐसे हो जाता है। अब एक बार धारा ऐसे गई, ऐसे के बाद ऐसे जाएगा तो धारा इधर ही प्रवाहित होगी, धारा इधर भी प्रवाहित होगी। तो फिर ये क्या सिरा क्या हो जाता है, इसका बदल जाता है, यानी ए इधर आ गया, बी इधर, सी इधर और डी इधर आ गया। अब धारा देखिए ऐसे प्रवाहित हो रही, तो घूमने के बाद वो ऐसे ही प्रवाहित होगी, कैसे, ऐसे ही प्रवाहित होगी। तो धारा की कंडीशन भी क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बदल जाती है। गौर से देखना, अगर मैंने एक आर्मेचर को, कुंडली को बदला तो इसके बाद जो धारा की दिशा है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। तो धारा करंट हमारा ऐसे प्रवाहित होने लग जाता है। अब यानी करंट कैसे प्रवाहित हुआ, ऐसे प्रवाहित हुआ। अब यहाँ से गया वापस, फिर इसमें, फिर इसमें, इसके बाद वो इसमें, इसमें, इसमें जाने के बाद वापस इसमें आ जाता है। यानी एक बार हमारा धारा का मान पॉजिटिव गया, दूसरी बार वो नेगेटिव पहुंच जाता, दूसरी बार उसका मान नेगेटिव पहुंच जाता है। इसी प्रकार हमारा, हमने जो इतना काम किया उससे सिद्ध हो गया कि एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव मतलब करंट हमारा क्या है, एसी है। बात फिक्स हो गई। एक बार का मतलब एसी करंट हमारा प्रवाहित हो गया। अब मैं ये कह दूं कि धारा एसी प्रवाहित हुई, धारा कैसी प्रवाहित हुई, एसी प्रवाहित हुई, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 50 हर्ट्ज बात की थी। अब यानी एक सेकंड में, बात पे गौर करना स्टूडेंट्स, एक सेकंड में हमारी जो कुंडली है, जो हमारा आर्मेचर है, वो कितनी बार घूमना चाहिए, 50 बार। मतलब एक बार वो ऐसे घूमना चाहिए और एक बार वो ऐसे, यानी घूमता कैसे, ऐसे, ऐसे घूमता, यानी एक बार ऐसे, फिर ऐसे गया। हमने देखा था ऐसे घूम रहा है और ऐसे घूम रहा है, यानी एक बार वो पॉजिटिव जाएगा और एक बार नेगेटिव जाएगा, यानी एक सेकंड में 50 बार वो घूमना चाहिए। अब देखिए, हम ये कहते हैं कि धारा पहले कहाँ से कहाँ प्रवाहित हुई, B1 से कैसे गई, B2 की ओर। पहले गई थी B1 से वो B2 की ओर, B1 से B2 की ओर गई। अब उसके बाद हमने धारा को ऐसे बदला, धारा को ऊपर से ऐसे प्रवाहित किया, धारा का मान कैसे गया, फिर B2 से B1 की ओर प्रवाहित होने लगे। पहले धारा कैसे गई थी, B1 से B2 की ओर, अब B2 से B1 की ओर जा रही है, यानी एक बार पॉजिटिव जा रहा है और एक बार नेगेटिव जा रहा है। इसलिए हमें सिद्ध हो गया कि हमारा करंट क्या है, एसी है। ये होता है हमारा विद्युत एसी करंट। डीसी क्या होता है, थ्रू इसी के प्रकार होता है, लेकिन इसके अंदर जो हम सर्पी वलय लगाते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या लगा देते हैं, दिक् परिवर्तक लगा देते हैं। हम इसके अंदर जो सर्पी वलय लगाते हैं उसकी जगह दिक् परिवर्तक लगा देते हैं। कौन से में, डीसी के अंदर। एसी के अंदर एक बार पॉजिटिव गया, एक बार नेगेटिव गया। अब हमें याद क्या रखना है कि डीसी के अंदर करंट कौन सा जाएगा, हमेशा पॉजिटिव जाएगा। हमें सिर्फ इतना ध्यान है, करंट क्या जाएगा, डीसी जाएगा, यानी एक बार प्लस, दूसरी बार भी प्लस। अब देखते हैं कैसे। ये एन सिरा, ये एस सिरा, एन और एस लगा दिया। अब देखिए इसके अंदर कुंडली रखी, कुंडली रखी ए बी सी डी। अब देखिए यहाँ पर जो सिरा लगाएंगे हम, वो कौन सा लगाएंगे, डी सी लगाएंगे। अब इसके साथ एक ब्रश जोड़ देते हैं और इसके बाद के अंदर यहाँ पर एक कोई लोड जोड़ देते हैं, यानी कोई लोड जोड़ा मतलब यहाँ पर मैंने कोई बल्ब लगा दिया। अब देखिए धारा कैसे बहेगी, इसका मतलब ये है कि धारा इसमें क्या बहनी चाहिए, पॉजिटिव बहनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो धारा बहेगी वो पॉजिटिव बहेगी। इसके बारे में हम चर्चा हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।